अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब शफकत महमूद साहब ने। बहुत शुक्रिया शफकत साहब, आपके वक्त का। आपसे गुफ्तगू करते हैं। पाकिस्तान की मईशत को देखा जाए तो बड़े मुआशी इशारे किसी भी सूरत ये नहीं पैगाम दे रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत सब अच्छी चल रही है, और उसकी बुनियादी वजह मुल्क में जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, सियासी बेयकीनी है, यही बताई जा रही है। शहबाज शरीफ साहब लंदन में रहे, नवाज शरीफ साहब के साथ बड़ी डिटेल मुशावरत हुई। अब सुनने में आ रहा है कि या सख्त फैसले किए जाएंगे, और अगर सख्त फैसले किए गए तो फिर तो ये हुकूमत चलेगी, वरना जल्द इलेक्शन करा दिए जाएंगे। इसी को लेकर आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात भी हो रही है। दूसरी जानिब इमरान खान जो हैं वो भी अवाम के साथ मौजूद हैं और अपने मोमेंटम को कायम रखे हुए हैं। इस सियासी बेयकीनी में इरशाद साहब बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात खुदा न खास्ता श्रीलंका जैसे होने जा रहे हैं। कुछ मारूजी हालात की वो ममासलत बता रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि 30 दिन के बाद शायद हम भी उसी डगर ना खड़े हों, और कुछ इसका हल अर्ली इलेक्शन बताते हैं। लेकिन अर्ली इलेक्शन से पहले भी जो हालात अब जा चुके हैं, चीज़ें हाथ से बाहर हैं। इरशाद साहब, क्या मईशत ऐसे चल पाएगी? मेरा ख्याल है हम शफकत महमूद साहब से पूछते हैं दो सवाल। एक तो ये है कि अर्ली इलेक्शन से मसाइल मुल्क के कैसे हल होंगे, नंबर 1। दूसरा, खान साहब जो अपनी जान को ख़तरा का एक बता रहे हैं कौम को कि उनकी जान को ख़तरा है, इसकी वजह से तो मज़ीद बेयकीनी पैदा हो रही है। क्या बेहतर नहीं था कि खान साहब ये पब्लिक में इंकशाफ करने की बजाय मुतलका इदारों से रुजू करते? और राना सनाउल्लाह ने कहा भी है कि हम जुडिशल कमीशन बना देते हैं, इन्वेस्टिगेट होता है कि ख़तरे की नोयत क्या है, कौन लोग मुलव्वस हैं, और इसकी वजह से कौमी मईशत पर या सियासत पर मनफी असरात मुरतब होने की बजाय खान साहब के जान का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाता। शफकत महमूद साहब। जी शफकत साहब, आपको आवाज़ आ रही है? आवाज़ नहीं आ रही? जी आ रही है आवाज़। जी मैंने सवाल ये किया है कि खान साहब ने एक तो कहा है कि मेरी जान को ख़तरा है, और दूसरा आपकी डिमांड ये है कि अर्ली इलेक्शन कराए जाएँ तो मामला ठीक होंगे। पहली तो ये है कि ये जो ख़तरे का इंकशाफ किया है, इससे तो कौमी मईशत और सियासत पर भी मनफी असरात मुरतब हुए हैं, और इलेक्शन में ये ख़तरा मज़ीद बढ़ जाएगा। तो क्या राना सनाउल्लाह साहब की ये पेशकश आप कबूल करते हैं कि जुडिशल कमीशन बना दिया जाए, जहां खान साहब वो सब तमाम हक़ायक़ शवाहिद सामने रखें और इस ख़तरे का तदारुक किया जा सके? देखिए, पहले तो बात यह है कि राना सनाउल्लाह की तो कोई बात हम किसी सूरत में तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। राना सनाउल्लाह जो है वो हक़ायक़ से और हटके और सियासी तौर पे बातें करते हैं, उनमें वो कोई बात ऐसी नहीं करते जो कि कानून और कायदे के मुताबिक हो। बाकी ये रह गया मामला के इलेक्शंस का। इरशाद साहब, सारी दुनिया में जहां सियासी बहरान आता है उस सियासी बहरान का जो एक हल होता है वो है कि अवाम के पास जाएं, जमहूर की आवाज़ सुने, और वो इलेक्शन के ज़रिए मुमकिन है। तो इसलिए इलेक्शन पे जाएं। जो और जब इलेक्शन का और फ़ायदे ये हैं कि जो हुकूमत आएगी इलेक्शन के ज़रिए वो एक मैंडेट लेके आएगी अवाम का, उसके पास 5 साल का पूरा मैंडेट होगा। वो सख्त फैसले भी कर सकती है, वो मुश्किल फैसले भी कर सकती है। और लेकिन ये जो लूली लगड़ी हुकूमत है ये तो कुछ भी नहीं कर सकती। और आपने देखा कि जो कल भी जो फैसला किया है वो डर के और खौफ के बिना पे कर रहे हैं, और वो जो पाकिस्तान के मफाद में फैसले हैं वो करने के लिए तैयार नहीं है। शफकत साहब, लेकिन ये है कि अगर आम इंतखाबात के ऐलान से पहले कुछ इत्तेफाक राय नहीं होता कि अगले इलेक्शन के नताइज को तस्लीम किया जाएगा, मैंडेट का एहतराम किया जाएगा, तो 13 में भी इलेक्शन हुए और इस्तेकाम नहीं आया, 18 में इलेक्शन हुए फिर इस्तेकाम नहीं आया, क्योंकि उस वक्त आपने उनकी हुकूमत को नहीं माना, 18 में उन्होंने आपकी हुकूमत को नहीं माना। तो क्या आप अगर असम्बली में मौजूद होते तो कोई इब्तदा में कोई ज़ाब्ता अखलाक तय हो जाए, या अब भी आप उनके साथ बैठने के लिए तैयार हैं ताकि अगले इलेक्शन के मैंडेट को माना जाए जो भी इक़्तिदार में आए? शाह साहब, बात यह है कि इलेक्शन की डेट अगर अनाउंस हो जाती है तो हम उनके साथ बैठने के लिए तैयार हैं, ताकि जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कुछ हमें हैं, कुछ शायद उनको हों,
हमें बहुत शदीद तहफ़्फ़ुज़ है कि ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इसके होते हुए इंतखाबात जो हैं वो फ्री एंड फेयर नहीं हो सकते। इस तरह हो सकता है उनको भी कोई तहफ़्फ़ुज़ात हों, लेकिन जब तक तारीख का ऐलान करें, तारीख का ऐलान करने के बाद हम उनके साथ बैठ जाएंगे और जो कोई तहफ़्फ़ुज़ात है, मामलात है, उनको तय कर लेंगे। सही है। नहीं, अगर मसलन इलेक्शन कमीशन को ये मौजूदा हुकूमत हटाती है, वो ख़ुद मुस्ताफ़ी हो जाते हैं, नए इलेक्शन कमीशन का तकर्रुर कैसे होगा? आप तो ऐवान में है नहीं, वो कोई बना देंगे, आप फिर उसको नहीं मानेंगे। एक नया देखिए, मैंने तो पहले कहा ना कि इसलिए कौम की और मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये जो अगला इलेक्शन आ रहा है ये ऐसा साफ शफाफ इलेक्शन हो और सारी कौम उसको तस्लीम करे, और उसके लिए जो भी कुछ करना है वो ज़रूरी करना पड़ेगा। इसलिए चाहे हम असेंबली में हों या ना हों, लेकिन अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर नए की तकर्री होनी है, मेंबरान की तकर्री होनी है, जो भी कुछ है वो अगर हमारे से मुशावरत से होगा और सारी पार्टीज के मुशावरत से होगा तो इलेक्शन जो है वो उसको शफाफ तस्वर किया जाएगा। अगर नहीं होगा तो फिर उसमें सवालात तो उठेंगे। अच्छा शफकत साहब, ये जो इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है, आप वज़ीर दाखिला की ऑफ़र को संजीदा नहीं ले रहे हैं, लेकिन खान साहब पब्लिक गैदरिंग में जलसे में उन्होंने कहा मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड करवा दी। एक जानिब आप इतनी स्वेर किस्म की तशवीश का इजहार कर रहे हैं और पूरी कौम उस वजह से आपके फॉलोअर्स बिलखुसूस एक इस्तराब में हैं, दूसरी जानिब आप हुकूमत की ऑफ़र जिसकी जिम्मेदारी है खान साहब को सिक्योरिटी देना उसको भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये क्या सिर्फ महज जो राना साहब कह रहे हैं कि सियासी बयानिए के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, सियासी बयानिया नहीं है। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करें और हर तरीके से उनकी जान की हिफाजत करें। बाकी रह गया ये कि राना सनाउल्लाह की जो ऑफ़र है, मैंने जैसे पहले कहा कि राना सनाउल्लाह की हर ऑफ़र जो होती है उसमें कोई सियासत पोशीदा होती है और इसलिए उनकी ऑफ़र को कबूल नहीं किया जा सकता, लेकिन जो हुकूमती इदारों की जिम्मेदारी है जहाँ तक सिक्योरिटी का ताल्लुक है वो उनको पूरी करनी चाहिए। शफकत साहब, अब सुन ये रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब भी चाहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अर्ली इलेक्शन कॉल करें अगर कोई मईशत की सूरत हाल बेहतर नहीं होती। अगर इलेक्शन कॉल हो जाते हैं तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इलेक्शन कमीशन पर आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो नई निगरान हुकूमत वो बनाएंगे, आप जो कि उस अमल में शरीक नहीं होंगे मुशावरत में, उस पर शायद आपको तहफ़्फ़ुज़ात हों, तो फिर कौन सी मिनिमम इक़दामात हैं जो हुकूमत करे तो ताकि इलेक्शन के नताइज को आप भी तस्लीम कर सकें, और अगर वो ऐसा नहीं करती तो फिर कैसे आप इलेक्शन में जाएंगे जबकि आपकी तंजीमें टूटी हुई हैं, आपकी तैयारी भी मुकम्मल नहीं है? नहीं, पहली तो बात यह है कि हमारी तंजीमें टूटी नहीं है, हमारी तैयारी मुकम्मल है, इसके बारे में फिक्र ना करें। बात यह है कि अगर वो मिनिमम चीज़ें मैंने पहले गुजारिश कर दी कि अगर वो इलेक्शन की तारीख अनाउंस कर देते हैं सही, और उसके बाद बैठ के जो मामलात इलेक्शन को साफ शफाफ बनाने के लिए ज़रूरी है उन पर गुफ्तगू हो सकती है। अगर कोई इलेक्टोरल लॉज में कोई तब्दीली करना चाहते हैं उस पर बात हो सकती है। वैसे मैं आपको बताऊं ये सारा बहाना है कि नहीं, पार्लियामेंट में वापसी हो जाएगी आपकी शफकत साहब, पार्लियामेंट में वापस आ जाएंगे। पार्लियामेंट में वापस होना जरूरी नहीं है गुफ्तगू नहीं, तो फिर आप कैसे निगरान सेटअप के लिए आप कैसे सजेस्ट कर सकेंगे इलेक्टोरल रिफॉर्म? मेरे भाई वो हमसे पूछ सकते हैं उसके लिए कोई पार्लियामेंट का मेंबर होना जरूरी तो नहीं है। क्या मतलब अगर पार्लियामेंट के मेंबर नहीं है तो बात नहीं हो सकती। तो दूसरी बात यह है कि 2017 के अंदर जो इलेक्टोरल रिफॉर्म हुए थे वो बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव थे, और ये जो सिर्फ बहाना बनाया जा रहा है कि ये इलेक्टोरल रिफॉर्म की जरूरत है और ये है वो है, ये सिर्फ ऐसी बातें हैं, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपके मुखालिफिन ये कहते हैं कि इमरान खान साहब ने एक खारजा पॉलिसी का इशू पब्लिक की सतह पर उठा के एक सुपर पावर के ख़िलाफ़ एक बयानिया तश्कील देकर मुल्क के अंदर एक ऐसी फ़ज़ा पैदा कर दी है कि अब तहरीक इंसाफ का इक़्तिदार में आना, इमरान खान का इक़्तिदार में आना, ये सोचना पड़ेगा कि क्या फिर वो काबिल कबूल होंगे हमारे दोस्त ममालिक के लिए, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि पाकिस्तान ठीक है ग़ुलामी हम ना करें लेकिन दोस्त होते हुए भी तो बहुत सारी ज़िम्मेदारी हम पर भी आयद होती हैं। तो क्या ये बयानिया आपके लिए मुफीद है या ये आपके लिए रुकावट बन रहा है? नहीं इरशाद साहब, हमने अपने लीडरशिप को इंतखाब दूसरे लोगों की खुशनुदी की वजह से तो नहीं करना कि जी बाकी खुश होंगे या नहीं होंगे। वो तो बाद की बात है, कोई खुश होता है नहीं होता,
और वो फॉरेन पॉलिसी की बात है। हमने तो अपने लीडरशिप को इंतखाब करना है उसको। तो ये जो है ना, इसके बारे में तो कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान की अवाम ने पाकिस्तान की लीडरशिप को इलेक्ट करना है, और अगर किसी को कोई इतराज़ है तो होता रहे, दैट इज़ नॉट आवर प्रॉब्लम। अच्छा, एक एतराज़ आपके मुखालिफिन की तरफ से ही किया जा रहा है, बल्कि आपके कुछ हामी भी ये कह रहे हैं कि आपने अंदरून सिंध को और बलूचिस्तान को बिल्कुल इग्नोर किया है। खान साहब सिर्फ कराची गए, उसके अलावा पूरी तवज्जो का मरकज़ पंजाब है, और पंजाब में भी सेंट्रल पंजाब है और KPK है। तो क्या आप समझते हैं कि अंदरून सिंध खान साहब का जाना और इस तहरीक में मोबिलाइज़ करना लोगों को ज़रूरी नहीं है? उसके बारे में तो दो राय नहीं है कि हमें सिंध में जाना चाहिए। सिंध में पहले भी ऐसे हालात हैं पीपल्स पार्टी ने पैदा किए हुए जिनसे उनकी अवाम को बहुत तकलीफ है, इसलिए हमें सिंध में जाना चाहिए। इसके बारे में तो दो राय नहीं है जी। और लेकिन ये भी मुनासिब शायद सही नहीं है कि हमने सिर्फ सेंट्रल पंजाब को फोकस किया हुआ है। हमारी जमात हर जगह मौजूद है, और अभी आपने देखा कि मेलसी में जलसा किया इमरान खान साहब ने, और मुल्तान का जलसे का प्रोग्राम है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस चीज़ की गमाजी हैं कि हम कोई किसी जगह को छोड़ना नहीं चाहते। सही है, बहुत शुक्रिया। शफकत महमूद साहब, सीनियर रहनुमा पाक इंसाफ, हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक के बाद हमें राना तनवीर साहब ज्वाइन करेंगे, वफाकी वजीर हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। राना तनवीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। राना साहब, सख्त फैसले करेंगे या फ़ौरन अवाम के पास जाएंगे, तय क्या हुआ लंदन में? नहीं देखिए, नहीं ये हमारी PMLN की गवर्नमेंट नहीं है, ये इत्तेहादियों की मिल्की इत्तेहादियों की हुकूमत है, और इत्तेहादी भी एक दो नहीं है। आपको पता है कि 11-12 के करीब इत्तेहादी हैं। सबको बिठाएंगे और सारा डिस्कस करेंगे जो सिचुएशन इस वक्त है। और जिस तरह आपको पता है, जाते जाते इमरान खान साहब ने जो 3.5 साल कारनामा किया माशी बहरान पैदा किया, जाते जाते ऐसे फैसले किए कि इसको यकीन था कि मैं जा रहा हूँ, मेरे खिलाफ मेरे साथ कौमी असम्बली के मेंबर नहीं रहे, मेजॉरिटी नहीं मेरी रही, तो ऐसे फैसले करके गया जिसको आप कह सकते हैं कि वो एक बारूदी सुरंग माशी एक बारूदी सुरंग बिछा गया। तो अब उससे निकलना, ज़ाहिर है हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमेशा लोगों के लिए काम किया है, आवाम के लिए रिलीफ दिया है, हमारी पास हिस्ट्री भी है। तो उसके लिए सोचो विचार है कि एक ये है कि बिल्कुल मुल्क क्राइसिस में है, इकोनॉमिक क्राइसिस में है, उससे निकलने के लिए टफ फैसले लेने हैं। दूसरी तरफ यह है कि पॉपुलर फैसले अगर ना किए जाएं तो पॉलिटिकल जो इलेक्शन आने वाले हैं साल बाद आ जाएं या उससे पहले हो जाएं, तो उसमें डेफिनेटली ये तसर कहीं ना हो, ये हमारा ख्याल है कि ये शायद हमने फैसले किए हैं। हालांकि ये सारा किया कराया इमरान खान की वो 3.5 साल इकनॉमिक पॉलिसीज़ 4.25 साल हैं जिसकी वजह से ये सारी सिचुएशन आई है। अब इमरान खान की बात सुने कि वो कहता है देखें जी इनकी वजह से ये डॉलर ऊपर हो गया। भाई ये एक हफ्ते में तो नहीं हुआ, हमारे 1 महीने की। राना साहब, लंदन में बेसिकली आप किस नुक्ते पे पहुंचे, आपकी क़यादत किस नुक्ते पे पहुंची? मियाँ साहब ने क्या हिदायत दी? एक तो मुशावरत होगी ना इत्तेहादियों से, उसके अलावा जो पार्टी पॉलिसी है उसको लेके मियाँ साहब ने क्या राय दी अपनी और क्या हिदायत दी? देखें, जो हमारे सारी के सारा फोकस है वो अवाम पर है कि अवाम को किस तरह रिलीफ दिया जाए या किस तरह उनकी ज़िंदगियों में जो एक मुश्किल हालात है उनमें बेहतरी लाई जाए। तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन डिस्कस हुए हैं, कुछ रिलीफ पैकेज हुए हैं, टारगेटेड किस्म की सब्सिडी भी का भी बात हुई कि जो निचला तबका है उसको टारगेटेड सब्सिडी दी जाए, ये नहीं कि सब उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये अब लेकिन दूसरा ये था कि इत्तेहादियों से बैठ के फ़ैसला किया जाए कि ये फ़ैसले जो सख्त फ़ैसले हैं, इकोनॉमिक माशी फ़ैसले, वो करने हैं या अर्ली इलेक्शन में जाना है। तो मेरा कल मीटिंग हो रही है, देखें उसमें फ़ैसला हो जाएगा।
तो लेकिन देखा नेशनल इंटरेस्ट ही जाएगा और अवाम का फ़ायदा देखा जाएगा। राणा साहब गुजारिश ये है, एक तो शौकत तरीन साहब ये कहते हैं कि हमने जब ये 4 माह का रिलीफ दिया था तो हमने बाकायदा पैसों का बंदोबस्त किया था, और उन्होंने मिफ्ताह इस्माइल को ट्वीट के ज़रिए भी और 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए भी बताया कि जी हमने FBR से कितने पैसे लिए, जो तरक्याती फ़ंड है उसमें से कितने पैसे निकाले, फलाना जो अकाउंट है उससे पैसे कम लिए, 460 अरब रुपए का हमने पूरा पैकेज इख्तियार करके फिर ये रिलीफ दिया है। एक तो ये पहलू है कि इसका जवाब अभी तक मिफ्ताह साहब की तरफ से नहीं आया। दूसरा जो है सवाल, आप ये टारगेटेड सब्सिडी ख़ासतौर से पेट्रोल के हवाले से अगर देते हैं तो एक पेट्रोल पंप पे 2 रेट होंगे, और फिर ये कैसे पता चलेगा कि इसने ये जो पेट्रोल सस्ता बेचा है ये गाड़ी वाले को बेचा है या मोटरसाइकिल वाले को बेचा है? तो ये भी एक कन्फ्यूजन ही क्रिएट होगा। नहीं शाह साहब, मैं आपको बताऊं ऐसी बात नहीं। पहले शौकत तरीन साहब ने जो बात की है वह रियलिस्टिक सी बात है, मैं उसको नहीं बाय करता। ऐसे ही लगे हुए हैं कि हमने PSDP में हमने कट लगा दिया। भाई किधर आपने कट लगा दिया? भाई PSDP पड़ा हुआ है, क्या हमने वहाँ के वो 1 महीने में सारे पैसे लगा दिए हैं? PSDP तो एक पूरे साल का होता है। उससे ये जो कहते हैं FBR से किस तरह ले लिए? मुझे बताएं, FBR का तो एक रेवेन्यू है कि ये हमारा टारगेट है, 6000 का टारगेट है, वो पूरा कर रहे हैं, रिकवरी कर रहे हैं, जो कि हमारे पास एक्सचेकर में पैसे आ रहे हैं। तो उनसे कोई लहदा कोई FBR के पास कोई खजाना है जो इन्होंने ले लिया? अब PSDP का अगर इनका 650 का था, हमारे ज़माने में 900 का होता था, तो 650 से अगर 400 निकालें तो 1 महीने में 400 अरब इन्होंने लगाना था। ये सारी एक ऐसी बातें हैं जो बिल्कुल बेसलेस है। क्या अगर इसने ट्वीट किया तो हमें नज़र क्यों नहीं आ रहा? फाइनेंस एक्टिव वही है, मिफ्ता को नज़र नहीं आ रहा, बाकी सब लोगों को नज़र नहीं आ रहा कि ये पैसे पड़े हुए हैं वहाँ पे। तो मैं समझता हूँ ये एक, आप भी समझते हैं, ये बड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बात सही है। अच्छा, इसमें राणा साहब ये बात ठीक है, जो 2 रेट से उनका तायुन कैसे होगा एक ही पंप पे? मैं बताऊं वो ऐसा नहीं है। टारगेटेड सब्सिडी से मुराद ये है कि पेट्रोल तो उसी तरह ही होगा। अगर प्राइसेस बढ़ती हैं तो डेफिनेटली जो सोच विचार हो रही है कि किस तरह, यही नहीं कि सिर्फ मोटरसाइकिल को या दूसरे जो आइटम हैं जो आम आदमी की कंज्यूमर आइटम है उस पर भी उसको ऐसा फूल प्रूफ उसको कैश की डिस्बर्समेंट हो। हर मोटरसाइकिल का जो ओनर है उसको इतना पैसा हर महीने दे दिया जाए जिससे उस पर जो बोझ प्राइस बढ़ने का है उससे भी और ज़्यादा रिलीफ, जो आज उसकी कीमत है उससे भी कम उसको पड़े। वो एक है। और आपको जब ऐलान होगा अगर उस पे चलेगा हमने टारगेट सब्सिडी देनी है तो राणा साहब इम्पोर्टेंट बात ये है, ये ऐलान तो होगा लेकिन अब ऐलान से पहले अभी कुछ देर पहले आपने भी ये कहा कि कल फैसला हो जाएगा, मुश्किल फैसले लेने हैं या जल्दी इलेक्शन की तरफ जाना है। जो कारोबारी लोग हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने पैसा निकालना है, लगाना है, उनको तो इस सेंटीमेंट की समझ ही नहीं आ रही। आज आप स्टॉक मार्केट को देख लें, कारोबारी हफ्ते के आगाज़ पे नीचे, डॉलर ऊपर, रुपया नीचे। ये जो बेयकीनी है, आप इस बेयकीनी को क्यों नहीं ख़त्म कर देते ये, और कब तक आप कर लेंगे? वरना ये तो मज़ीद हालात गंभीर होंगे। देखिए फैसल साहब, मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ इस बात से कि एक चीज़ पे फर्म होना चाहिए कि हमने अब ये चलाना है और इसको बेहतर करना है, माशी तौर पे भी बेहतर करना है, अदारों को बेहतर करना है, रिफॉर्म्स लानी है, वो एजेंडा है हमारा। अगर दुनिया सारी में आप देखें इन्फ्लेशन, जो महंगाई है वो अनप्रेसिडेंटेड है, चाहे वो बरतानिया हो, चाहे अमेरिका हो या दूसरे ममालिक हो, उसमें आपको कोई शक नहीं हो जाए। रिपोर्टेड महंगाई है जो आज तक हिस्ट्री में नहीं हुई, वो उसकी रिपोर्ट हो रही है। लेकिन अगर ये एक फेस करना है तो एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हम सारे मिले हुए हैं, हमें करना चाहिए और इनका जो किया दर है उसको फेस करके अगर हमने ये चैलेंज कबूल किया तो हमें बिल्कुल ये बेयकीनी ख़त्म करने चाहिए। ये मैं समझता हूँ कि हमें वाज़ह तौर पर एक ऐलान करना चाहिए कि हाँ हम इलेक्शन टाइम पे करेंगे, असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करेंगी, या इलेक्शन में जाना है तो फ़ौरन हमें इलेक्शन में चला जाना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं मैं इससे आपसे इत्तेफाक करता हूँ। तो बाकी जब प्राइस, अगर ये फैसला हुआ कि टफ फैसले करने हैं, मुश्किल फैसले, तो फैसले किए तो आपको वो पैकेज भी साथ मिल जाएगा जो आप देखेंगे कि आम आदमी बोझ नहीं पड़ेगा। मैं ये आपको यकीन दिलाता हूँ।
अच्छा राना साहब, ये अगर आप इलेक्शन का फ़ैसला करते हैं या नहीं करते ये तो अलग इशू है, लेकिन आप इस्लाहात, इंतखाबी इस्लाहात का इंतज़ार ज़ाहिर कर रहे हैं, पहले भी करते थे, अब बार अगर इमरान ख़ान और उनकी पार्टी के कंसेंट के बग़ैर, उनसे मुशावरत के बग़ैर किसी किस्म के आप इस्लाहात करते हैं तो ज़ाहिर है वो उसको काबिल कबूल नहीं होंगी। और ये आप तस्लीम करेंगे कि इस वक्त मेन पॉलिटिकल स्टेक होल्डर इमरान ख़ान बन चुके हैं मौजूदा सिस्टम के, तो फिर क्या तरीका होगा कि अगले इलेक्शन ख़ास साल हों या अगले साल हों वो गैर मुतनाज़े और मुनसिफ़ाना हों और काबिल कबूल हों सब के लिए? ये मैं समझता हूँ आपने फिर शाह साहब बड़ी अच्छी बात की है। ये इसको अकल के नाखन लेने चाहिए, इसको सियासत को समझना चाहिए, सिस्टम को समझना चाहिए, इसको बैठना चाहिए और बैठ के ये सारी चीज़ें हमें किसी उस पॉइंट पे आना चाहिए। अब ये कहते हैं इलेक्शन की डेट दे दें, मैं आपको लिख के दे देता हूँ, आज मेरी बात कर सुन लें। अगर ये हो जाता है, इलेक्शन की डेट आ जाती है, तो ये कहेंगे ये रिफॉर्म्स। अभी मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था, वहाँ पे शफकत महमूद लगे हुए थे जी। फिर ही वो डेट पहले दे, फिर बैठे भाई वो तो आ गया 90 डेज में इलेक्शन होने हैं जी। आप किस तरह कर सकते हैं रिजॉल्व? आपने ठीक बात कही कि ये तो एक्ट में तब्दीली आनी है जी। ये एक ऐसी जेलों वाली बात करते हैं जी। फिर दूसरी बात मुझे बताएं, ये कैसे ये चीफ इलेक्शन कमीशन में कबूल नहीं है? को ये चीफ इलेक्शन कमीशन को टाइम, वरना हम नहीं करते, इलेक्शन जाते नहीं है, तो उस इलेक्शन का क्या फायदा है? भाई आप चलने दें, आप बैठें, रिफॉर्म्स पे एग्री करें, वो एग्री हो, डिलिमिटेशन हो, सारा सही काम होके अगर काम होगा तो फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी खत्म होगी आने वाले इलेक्शन के रिजल्ट में। सही है। अगर यही कहना मैं ना मान, तो मैं समझता हूँ ये बात, राना साहब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं ना मानूं कि जी बिल्कुल ठीक है। कैसी ये ऐसी बात कर रहे हैं जो इतना बड़ा क्राइसिस आएगा अगर इलेक्शन अनाउंस हो गया, मैं आज लिख के दे रहा हूँ, तो इतना बड़ा क्राइसिस आएगा कि ये सिस्टम जो है ना वो शायद देखें उसका क्या बनता है। अच्छा राना साहब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, उनके पास 100 जवाब हैं मैं ना मानूं के, लेकिन हुकूमत के पास उनको मनवाने की दलील और उनको मनवाने के तरीके हैं। ये एक ब्रेक के बाद आपसे जानते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद। इरशाद साहब, मैं ना मानूं कि दर्जनों जवाब हैं इमरान खान के पास, लेकिन हुकूमत के पास उनको मनवाने की दलील, उनको मनवाने का तरीका कार क्या है? क्योंकि डायलॉग तो हम देख ही नहीं रहे ना कि इमरान खान और जो मौजूदा लोग हुकूमत में इनके साथ पिछले कई सालों से हुआ हो किसी मामले पे। नहीं, मैं यही सवाल राना साहब से करते हैं। राना साहब, ये जो आपने फरमाया कि अगर आम इंतखाबात का ऐलान कर दिया जाए तो जमहूरियत को ख़तरात लाक होंगे, ये ख़तरात तो अब भी मौजूद हैं। आप नहीं समझते कि अगर वो उनकी तहरीक इसी तरह जारी रहती है, वो लॉन्ग मार्च की तरफ चले जाते हैं, तो क्या आप ख़तरा महसूस नहीं करते कि जमहूरियत की बिसात भी लपेटी जा सकती है, या आप इस बारे में मुतमईन हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा? देखिए, ये मेरा ख्याल है कि ये जो बबल इसका जो शुरू हुआ है कि एक बुलबुला की तरह जो अभी बात कर रहे हैं, वो अभी नया रोना धोना निकला है। नेचुरली कुछ होगा, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये सस्टेन करे चीज़ अगर हम कुछ काम करना शुरू कर दें तो। ये मेरा अपना ख्याल है। असेसमेंट है, मैं मुझे तो बिल्कुल ठीक लगता है कि ये महीने के अंदर अंदर बात आपको समझ आ जाएगी कि क्या किस तरह ये आगे चल रहा है। लेकिन बात यह है कि क्या ये सिस्टम को बचाना सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है? क्या इसकी जिम्मेदारी नहीं? क्या ये एक पॉलिटिकल पार्टी का जो आप कहते हैं बहुत बड़ा स्टेक होल्डर बन गया है इस वक्त सारे सिस्टम में, पॉलिटिकल सिस्टम में, डेमोक्रेटिक सिस्टम में? तो ये अरशाद साहब, मुझे तो इसकी समझ नहीं आ रही। अब हमारे पास कौन सा तरीका है? वो हुकूमत को वो नहीं मानता, वो चीफ इलेक्शन कमीशन को वो नहीं मानता। तो मुझे बताएं ये क्या शख्स है, कौन सा इसमें कोई ज़हन में भरी हुई चीज़ कि वो कहते मैंने नंबर ब्लॉक कर दिए। भाई राना साहब, मरियम बीबी तो ये कहती हैं कि इसने नंबर ब्लॉक नहीं किए, इसके नंबर ब्लॉक कर दिए गए हैं, कोई इनकी बात सुन नहीं रहा।
मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ ना, वो तो अंदर की बात तो डिफरेंट है। अच्छा। जो इसने उनसे मिलते की, जो इसने पाँव पकड़े, जो अब वो बता नहीं ना सकते, ये तो कर रहा है ना। अच्छा। मैंने शौकत को भेजा, भाई किस किस को भेजा, आपने क्या बात की, किस तरह आपने पाँव पकड़े, क्या क्या हुआ, वो सारी बातें। राणा साहब, बिलावल साहब के पास किसको भेजा था? जो बिलावल साहब कह रहे हैं कि मुझे धमकी दी गई, तरीके अदम एतमाद अगर कामयाब हो गई तो मार्शल लॉ लग जाएगा। तो बिलावल साहब ही बता सकते हैं, बिलावल साहब ही उस बंदे का बता सकते हैं। लेकिन ये बातें तो होती रही हैं कि ये यही कहता है कि मैं अगर ऐसा हो गया तो मैं ऐसा कर दूंगा। नहीं, ये सिर्फ बिलावल साहब को ये अप्रोच किया गया था या आपकी जमात में से भी किसी के पास कोई आया था कोई पैगाम लेके? नहीं, सारे ये बात करते थे कि ये ना करें, खुदा के लिए ना करें। ये वो उसने आप 2-3 दिन हुए हैं कहा है कि किसी जलसे में कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था इस जलसे में कि मैं अभी तक सदमे में हूँ। ये बात शख्स है जो कुर्सी जाने से सदमे में है। ये तो मैं हैरान हूँ कि यार ये एक तुमने एक हुकूमत की, तेरी मेजॉरिटी नहीं थी, अलाइज थे से हट गए। राणा साहब ये फरमाएं कि क्या ये मिन्नत समाजत अब भी जारी है? कोई नामो प्याम हो रहा है खान साहब की तरफ से? खान साहब को वापसी की कोशिश कर रहे हैं सिस्टम में वापस आने की? हम जो 2018 का इलेक्शन क्या था, हम तो समझते हैं कि राणा साहब वो तो फिर ये तो कॉमनैलिटी होगी ना आप दोनों में। उसका हम तो ये समझते हैं कि 97 में 96 में वो अपनी जो पॉपुलैरिटी थी उसकी, शौकत खानम की और क्रिकेट की, उसकी बुनियाद पर सियासत में आया और 25 साल 26 साल जदोजहद की। नहीं शाह साहब, आप क्वेश्चन करने के लिए तो ठीक बात है, आपने कहा क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन आपको भी पता है कि लेकिन राणा साहब ये मुश्तरका कदर नहीं है आप में और उनमें? फिर नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए बात यह है, बहुत हालात मुख्तलिफ हैं, पकड़ के तो उन्होंने किया। ये 85 का नॉन पार्टी इलेक्शन था, उसमें मियाँ साहब भी आए, हम भी आए, अपनी अपनी स्ट्रेंथ पे सारे लोग आए, आगे एक पार्टी बना ली। जनेजो साहब ने आपको पता है कि 1 जनवरी 1986 को पार्टी बनाई, एक मुस्लिम लीग को रिवाइव किया। लंबी फिर इस पे मैं हिस्ट्री बताऊंगा क्योंकि मैं तो था, साइन किए, एक्स ऑफिशियल मेंबर मैंने थे। मियाँ साहब पंजाब चैप्टर के सदर बने, जुनेद साहब ऊपर बने, वहाँ डिलीवर किया, पॉपुलर हुए, पंजाब बेस था, ठीक है, तो आगे निकल गया, डिक्टेशन नहीं। अच्छा राणा साहब, इम्पोर्टेंट बात जो है ना, ठीक है, बात आपकी समझ में आती है, लेकिन राणा साहब ये बात है कि ये सब के बावजूद जो खान साहब पे तनकीद हम कर रहे हैं, उस सब के बावजूद एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है, कौम का एक बड़ा चंक है जो उन्होंने अपने साथ लगाया हुआ है और लोग उनकी बात को सुनते हैं, उस पर रोते भी हैं, उस पर झूमते भी हैं, उस पर यकीन भी करते हैं। अवाम के सामने तो हुकूमत जो है, हुकूमत होती है अवाम के लिए, लोग उनके साथ अगर निकलते हैं तो स्ट्रेटजी क्या होगी? राणा सनाउल्लाह साहब तो कहते हैं कि मुझे इख्तियार दें, 20 लोग भी नहीं आने दूंगा, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो उसका नुकसान भी फिर आपको ही होगा। हिकमत अमली क्या है? हाउ टू टैकल इमरान खान? नहीं, मैं आपको बताऊं जी, उसको देखें तो जो एक डेमोक्रेटिक नाज होते हैं या एक आईन और कानून का रास्ता होता है अपने पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए, उसे कई बार जाके वो खेल रहा है। मैं समझता हूँ कि नहीं, ये चीज़ पे कोई ज़रूर कुछ ना कुछ एक्शन होना चाहिए। अच्छा। इस तरह नहीं है कि कोई मादर पिदर ज़ात तो नहीं है कि जिसको मर्जी मुंह में जो बात आए वो कर दे, ना वो जो मुल्क के इंटरेस्ट में भी ना हो, अदारों के इंटरेस्ट में ना हो और किसी सिस्टम के इंटरेस्ट में ना हो। तो ये सिलसिला इस तरह तो नहीं चलता। राणा सनाउल्लाह साहब ठीक कहते हैं। आप ये मुझे बताएं, हमने तो जेलें काटी हैं, 1.5 साल 3 साल जेलों में रहे हैं लोग। इसको एक हफ्ता निकाल के दिखा दे, मुझे बताएं, मैं सियासत छोड़ दूंगा। मुझे इसको, आप क्या कहते हैं, जेल में डाल देना चाहिए खान साहब को भी? ये जो काम कर रहा है, जेल छोड़ के तो मैं समझता हूँ वो क्या नहीं काम कर रहा, कौन सी वो बात नहीं कर रहा जो आईन से ऊपर की बात है, जो एक दायरा कार से बाहर निकल के बात कर रहा है, किसी को छोड़ नहीं रहा। सीनियर पॉलिटिशियन के तौर पर राणा साहब, आपकी क्या तजवीज़ होगी राणा साहब को या शहबाज शरीफ साहब को कि लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए क्या किया जाए? इमरान खान को जेल में डाल दिया जाए, उनकी सीनियर लीडरशिप को गिरफ्तार कर लिया जाए या खुली छूट दे दी जाए? नहीं, इनको देखें, इनको चलने दें, ये खत्म खुद हो जाएगी, आने दें इनको। इस्लामाबाद पहले आए तो सही ना जी। मैं अरशाद साहब आपको आज कह रहा हूँ, अपना ये बात आपने बिल्कुल ठीक ही है, हमें फर्म होना चाहिए, हमें एक डायरेक्शन लेनी चाहिए कि हाँ हमने फैसले करने और आगे बढ़ना है। तो ये इनको आने दें, मैं देखता हूँ कि कितने लोग आते हैं। जलसों को छोड़ो, जैसे किस तरह होते हैं,
वहाँ पता नहीं किस जगह आपके इत्तेहादी भी आपका इस मामले में, अगर आप कानून के मुताबिक कोई कार्रवाई करते हैं तो आपके इत्तेहादी साथ देंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो कहती है जी हमारा जमहूरी रवैया रहा है, हमने तायल कादरी साहब का भी धरना जो है वो फेस किया और भी धरने फेस किया, हम तो कभी गिरफ्तारियों की तरफ जाते नहीं हैं। नहीं, मैं समझता हूँ जो भी हम फैसले करेंगे, हमारी हुकूमत इत्तेहादियों की हुकूमत है, हमारी PMLN की हुकूमत नहीं। अगर PMLN की हुकूमत होती तो फिर हम कहते कि ये हम फैसला करेंगे, जो भी फैसले करेंगे उनसे मिलके करेंगे। अच्छा। जो भी स्ट्रेटेजी बनानी है, जो भी आगे बढ़ने हैं, क्या राणा साहब वन लाइन आंसर कर दें, जेल में डालने का इम्कान कवी है या इस्लामाबाद आने के लिए खुली छूट देने का इम्कान कवी है? नहीं, मैं समझा जो वो कर रहा है, अगर मैं मुझसे पूछे, मैं समझता हूँ कि एक्शन लेना चाहिए, ये कोई बात नहीं है जी। इस तरह तो कोई मैं डोगडोगी बजाना शुरू कर दूं, हर एक को गालियां देना शुरू कर दूं, हर अदारे को मैं रगड़ना शुरू कर दूं, लोग इकट्ठे हो जाएंगे। जी ठीक, बहुत शुक्रिया राणा तनवीर साहब आपका। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। यह जो आज का दिन है, आज कारोबारी हफ्ते का आगाज़ होता है और इसके आगाज़ पर ही जो डॉलर ट्रेड करता रहा वह 194 रुपये पे था। ये तारीख की बुलंद तरीन सतह है। दूसरी जानिब हमने देखा जो मुआशी इशारिये हैं, बड़े इशारिये, उसमें स्टॉक एक्सचेंज है 100 इंडेक्स में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी देखी गई जब कारोबार का आगाज़ हुआ। बुनियादी जो रीज़न्स इस सारे मामले की बताई जा रही हैं कि मुल्क में जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, सियासी बेयकीनी है, वो इन्वेस्टर्स को किसी जानिब लगने ही नहीं दे रहा। इन्वेस्टर्स इस बात पे यकीन ही नहीं कर पा रहे कि आया इन हालात में हमें अपना पैसा निकालना चाहिए या नहीं। और इसकी बुनियादी रीज़न ये है कि हुकूमत अब कितने दिन चलेगी, हुकूमत ने रहना है या हुकूमत ने जाना है, और सख्त फ़ैसले करने हैं या नहीं करने हैं। इरशाद साहब इसी तनाजुर में जो वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं, अपनी काबीना के लोगों के समेत, नून लीग की सफ़े अव्वल की क़यादत समेत, उन्होंने लंदन में नवाज़ शरीफ साहब के साथ वक्त गुजारा। ऑल दो इस मीटिंग का कोई एलामिया एज सच सामने नहीं आया, लेकिन सोर्सेज आपके पास क्या बता रहे हैं कि फ़ैसला क्या हो चुका है? नवाज़ शरीफ साहब ने फ़ाइनल जो डिसीजन है, ये जो फ़ाइनल लाइन है, ये हिदायत हैं, वो अपनी पार्टी को क्या दी? देखें, ये पहले दिन से वाज़े है कि इस मीटिंग का जो एजेंडा था वो मौजूदा मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल थी और हुकूमत को दरपेश चैलेंजेस थे। और नवाज शरीफ साहब के ख़दशात और अंदेशे ये हैं कि अगर हुकूमत इसी तरह चलती है कि शहबाज शरीफ साहब के पाँव में बेड़ियाँ हैं इत्तेहादियों की भी और IMF की भी और जो स्टेक होल्डर हैं, तो इसके सारे का सारा नुकसान मुस्लिम लीग नून को है। वो अपनी बैटल फील्ड जो है लूज़ कर रही है और उसके बेनिफिशरी जो हैं या इमरान खान हैं या उनके इत्तेहादी हैं, आसिफ ज़रदारी हैं या इत्तेहादी हैं, और हमें कोई उसका फ़ायदा नहीं। सिर्फ हमारा जो उसने कहा मोहतरमा मरीम नवाज़ साहबा ने कि हम सिर्फ मुंह काला करा रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने एक वाज़े जो एक दी है, इंस्ट्रक्शंस दी हैं समझ लीजिए, या उन्होंने बताया है कि करना क्या है। वो ये एक तो ये कहते हैं कि जनाब वाला आप ये फ़ैसला करें कि ये हुकूमत 1.5 साल चलानी है या फौरी तौर पर इस पर आपने जाना है। अगर तो फौरी तौर पर इलेक्शन में जाना है 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, तो फिर सख्त फ़ैसले करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सख्त फ़ैसलों का सारा बोझ हम पर होगा, आवाम को जवाबदेह होंगे हम होंगे। इमरान खान की 3.5 साल की नाकर्दाकारी, ना तजर्बाकारी का सारा मलबा हम पर पड़ेगा जी, और इलेक्शन में हम जाने के काबिल नहीं होंगे और फ़ायदा कुछ और उठाएंगे, या इमरान खान उठाएगा या कुछ और लोग यानी नून लीग अपेरेंटली ये चाहती है कि हमें इलेक्शन में चले जाना उनके लिए बेहतर है। नहीं, इमरान वो खान साहब, ये नवाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि या तो हमें ये यकीन दहानी कराई जाए कि 1.5 साल हमने हुकूमत करनी है, ताकि हम इस वक्त जो इक़दामात सख्त किस्म के करें, अपनी बदनामी मूल लें, फिर उनको रिवर्स करने के यकीन दहानी को क्या चाह रहे हैं कि हमारा कोई इत्तेहादी न खिसके?
नहीं, यकीन दहानी वो चाह रहे हैं कि इमरान खान को काबू किया जाए जी, और हमें जिस तरह इमरान खान को मौका फराहम किया गया कि वो खुल खेले, हमें भी खुल खेलने का मौका दिया जाए, हम सख्त फैसले करें, उसके तल्ख समरात हम समेटें, तो उसके बाद हम इतना वक्त हमारे पास हो कि हम उसके जो शीरी नतायज हैं वो भी हम ही वो भी करें, कोई और ना हासिल कर सके, ताकि इलेक्शन में जब हम जाएं तो कम से कम हम कुछ डिलीवर कर चुके हों। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये यकीन दहानी कौन कराए, क्योंकि इमरान खान ने जो एक फ़ज़ा पैदा कर दी है, जो इस तरह तहरीक की सूरत पैदा कर दी है, लोगों को मोबिलाइज़ कर लिया है, क्या कोई शख्स उसका रास्ता रोक सकता है सिवाय सख्ती के, सिवाय ऐसी पाबंदियों के जो गैर जमहूरी भी होंगी और काउंटर प्रोडक्टिव भी होंगी। कोई पता नहीं कि उसके नतीजे में ये लावा मज़ीद उबल पड़े, तो ये भी एक अंदेशा। हाँ, सब जो कह रहे हैं कि मेरी जान को ख़तरा है और मैंने एक वीडियो भी रिकॉर्ड करवा दी है, तो उसके बाद इरशाद साहब आप नहीं समझते कि ये जवाज़ हुकूमत के लिए काफ़ी नहीं है कि खान साहब को हिफाजत के तहत नज़रबंद कर दिया जाए और उनके मूवमेंट पर पाबंदी लगा दी जाए? ये जवाज़ तो नहीं, ये इतना आसान नहीं है, इतनी किसी यानी हुकूमत का काम पाबंदियाँ लगाना नहीं होता, हुकूमत का काम सिक्योरिटी प्रोवाइड करना होता है, ऐसे इक़दाम करना होता है कि किसी को की जान को ख़तरा लायक ना हो। जी ठीक, इरशाद साहब प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया, बहुत शुक्रिया आपका। आज के प्रोग्राम से इतने ही, इजाज़त दीजिए।